नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। एक बार फिर हाजिर हूं अपने खास कार्यक्रम एक किस्सा दिन का हिस्सा के साथ, जहां मैं आपको बताती हूं देश और दुनिया से जुड़े वो तमाम राजनीतिक, ऐतिहासिक और सामाजिक क्षेत्र से जुड़ा वो एक दिलचस्प और एक अनोखा किस्सा जो बनेगा दिन का हिस्सा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले किस्से से, जो कि जुड़ा है सामान्य ज्ञान से। जी हाँ, सामान्य ज्ञान से, और साथ ही साथ भारत की ऐतिहासिक और भारत के इतिहास से जुड़ा है। एक ऐसी घटना से जुड़ा है जिसका आज के दिन काफ़ी महत्व है। आज ही के दिन साल 1947 को जम्मू कश्मीर का भारत में विलय हुआ था। जी हाँ, जम्मू कश्मीर का भारत में विलय हुआ था और ये एक बेहद ही ऐतिहासिक घटना थी। आइए नज़र डालते हैं इस घटना पर विस्तार से। आइए जानते हैं आज क्या है खास। 26 अक्टूबर का ऐतिहासिक आकलन, खंगालते हैं इतिहास के पन्ने। आज़ादी के बाद से कश्मीर दोनों देशों के लिए एक ज़बरदस्त विषय का मुद्दा बना हुआ है, जिसका हल अभी तक नहीं निकल पाया है। बहरहाल आज के दिन कश्मीर भारत का हिस्सा बना था। 26 अक्टूबर साल 1947 का दिन भारत के लिए एक ऐतिहासिक दिन था, जिससे जुड़े किस्से हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो चुके हैं। 15 अगस्त साल 1947 को आज़ादी मिलने के कई हफ्तों बाद राजा हरि सिंह ने अपनी रियासत को पाकिस्तान या भारत किसी के साथ विलय करने की इच्छा नहीं जताई। फिर पाकिस्तान ने अपनी ताकत के दम पर जम्मू कश्मीर को हथियाने की योजना बनाई। पाकिस्तान ने महाराजा हरि सिंह से जम्मू कश्मीर को छीनने की कबालियों की एक फौज भेजने का फैसला किया। 24 अक्टूबर साल 1947 के तड़के हजारों कबालिये पठानों ने कश्मीर में घुसपैठ को अंजाम दिया। इस संकट की घड़ी के समय महाराजा हरि सिंह ने भारत से अपील की। 25 अक्टूबर को सरदार पटेल के करीबी वीपी मेनन को विमान से श्रीनगर भेजा गया। वीपी मेनन कश्मीर के भारत में विलय के लिए हरि सिंह की मंजूरी लेने गए थे। 26 अक्टूबर को हरि सिंह और उनका दरबार जम्मू कश्मीर शिफ्ट हो गया ताकि हमलावर कबालियों से सुरक्षित रहे। मेनन के कश्मीर पहुंचने के बाद हरि सिंह से कश्मीर के भारत में विलय की बात पक्की हो गई और विलय के दस्तावेजों पर हरि सिंह ने हस्ताक्षर कर दिए। इस तरह से जम्मू कश्मीर के भारत में विलय का काम पूरा हो। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले किस्से की तरफ, जो कि जुड़ा है स्वतंत्रता सेनानी और साथ ही साथ पत्रकार। जी हाँ, पत्रकार रह चुके उस शख्सियत से जिन्होंने आज ही के दिन जन्म लिया था। हम बात कर रहे हैं गणेश शंकर विद्यार्थी की, एक ऐसी शख्सियत जो आज भी हमारी पत्रकारिता जगत के लिए एक बहुत ही बड़े वरदानकारी पुरुष हैं, जिन्होंने न सिर्फ स्वतंत्रता सेनानी के रूप में एक बड़ी भूमिका निभाई, साथ ही साथ उन्होंने पत्रकार के रूप में भी एक बेहद ही अहम भूमिका निभाई। अपने अखबार प्रताप की वजह से उन्होंने उस वक्त के दौर में आज़ादी की लड़ाई में एक अहम भूमिका निभाई। चलिए नजर डालते हैं उनके जीवन पर। आज ही के दिन साल 1890 को गणेश शंकर विद्यार्थी का जन्म हुआ था। वो एक निडर और निष्पक्ष पत्रकार, समाजसेवी और स्वतंत्रता सेनानी थे। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में उनका नाम हमेशा के लिए अजर और अमर रहेगा। गणेश शंकर विद्यार्थी एक ऐसे पत्रकार थे जिन्होंने अपनी कलम की ताकत से भारत में अंग्रेजी शासन की नींदें उड़ा दी थी। इस महान स्वतंत्रता सेनानी ने कलम और वाणी के साथ साथ महात्मा गांधी के अहिंसावादी विचारों और क्रांतिकारियों के समान रूप से समर्थन और सहयोग दिया। अपने छोटे जीवन काल में उन्होंने उत्पीड़न, क्रूर व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ उठाई। उन्होंने उत्पीड़न और अन्याय के खिलाफ हमेशा अपनी आवाज़ बुलंद की, चाहे वो नौकरशाही हो, जमींदारी हो, पूंजीपति या उच्च जाति का कोई इंसान हो। गणेश शंकर विद्यार्थी का मन पत्रकारिता और सामाजिक कार्यों में हमेशा से ही रमता था। इसीलिए वो अपने जीवन के आरंभ से ही स्वाधीनता आंदोलन से जुड़े रहे। जल्द ही वे कर्मयोगी और स्वराज जैसी क्रांतिकारी पत्रों से जुड़े और इसमें अपने लेख भी लिखे। उन्होंने विद्यार्थी उपनाम अपनाया और इसी नाम से लिखने लगे। कुछ समय बाद उन्होंने हिंदी पत्रकारिता जगत के अगुआ पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। उन्होंने विद्यार्थी को सन 1911 में अपनी साहित्यिक पत्रिका सरस्वती में उप संपादक के पद पर
साल 1911 में अपनी साहित्यिक पत्रिका सरस्वती में उप संपादक के पद पर कार्य करने का प्रस्ताव दिया, पर विद्यार्थी की रुचि समसामयिक और राजनीति में ज़्यादा थी, इसीलिए उन्होंने हिंदी साप्ताहिक अभ्युदय में नौकरी कर ली। गणेश शंकर विद्यार्थी वैसे तो अपनी पूरी जिंदगी में 5 बार जेल गए। आखिरी बार वो जेल 1921 में गए थे। विद्यार्थी जी जनवरी 1921 में अपने अखबार में एक रिपोर्ट छापी थी। साल 1921 में अपने अखबार में एक रिपोर्ट छापने की वजह से रायबरेली के एक तालुकदार सरदार वीरपाल सिंह के खिलाफ उन्हें इस रिपोर्ट की छापने की वजह से वीरपाल ने किसानों पर गोली चलवाई थी और उसका पूरा ब्यौरा प्रताप में छापा गया था। इसीलिए प्रताप के संपादक गणेश शंकर और छापने वाले शिव नारायण मिश्रा पर मानहानि का मुकदमा किया गया। ये मुकदमा लड़ने में उनके 30,000 रुपये खर्च हो गए, पर प्रताप इस केस में फेमस हो गया, खासकर किसानों के बीच। विद्यार्थी जी को सब लोग पहचानने लगे, उनको लोग प्रताप बाबा कहते थे। इसी दौरान उन पर केस चला, गवाही हुई। गवाह के रूप में इस केस में मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू भी पेश हुए और सारी गवाही होने के बाद फैसला तालुकदार के फेवर में आया। दोनों लोगों पर 2-2 केस थे और दोनों लोगों को 3-3 महीने की कैद और 500-500 रुपये का जुर्माना लगा। सन 1913 में विद्यार्थी कानपुर वापस लौट गए और एक क्रांतिकारी पत्रकार और स्वाधीनता कर्मी के तौर पर अपना करियर शुरू किया। उन्होंने क्रांतिकारी पत्रिका प्रताप की स्थापना की और उत्पीड़न और अन्याय के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने लगी। प्रताप के माध्यम से उन्होंने पीड़ित किसान, मजदूर और दबे कुचले गरीबों के दुखों को उजागर किया। अपने क्रांतिकारी पत्रकारिता के कारण उन्होंने बहुत कष्ट झेले। सरकार ने उन पर कई मुकदमे किए, भारी जुर्माना लगाया, कई बार उन्हें गिरफ्तार भी किया गया। मार्च 1931 में कानपुर में भयंकर हिंदू मुस्लिम दंगे शुरू हो गए, जिसमें हज़ारों लोग मारे गए। गणेश शंकर विद्यार्थी ने आतंकियों के बीच जाकर हज़ारों लोगों को बचाया, पर खुद एक ऐसी हिंसक भीड़ में फंस गए जिसने उनकी बेरहमी से हत्या कर दी। एक ऐसा मसीहा जिसने हज़ारों लोगों की जान बचाई और खुद धार्मिक उन्माद की भेंट चढ़ गया। एक क्रांतिकारी, आंदोलनकारी और एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने कई लेख और साहित्य भी लिखे। आइए नजर डालते हैं मनमथ नाथ गुप्त के जीवन पर। मनमथ नाथ गुप्त का आज के दिन निधन हुआ था। मनमथ नाथ गुप्त एक स्वतंत्रता सेनानी और लेखक थे। मनमथ नाथ गुप्त आज़ादी की लड़ाई में उनकी एक अहम भूमिका रही। मनमथ नाथ गुप्त भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक लेखक होने के साथ साथ क्रांतिकारी होने के साथ साथ इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला में आत्मकथात्मक, ऐतिहासिक एवं गल्प साहित्य की रचना की है। ये मात्र 13 साल की उम्र से ही स्वतंत्रता के आंदोलन में कूद गए और कई बार जेल भी गए। बाद में वो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सक्रिय सदस्य भी बने। 17 साल की उम्र में उन्होंने साल 1925 में काकोरी कांड में सक्रिय रूप से भाग लिया। गुप्त जी ने साहित्य की विभिन्न विधाओं में लिखा। लगभग 80 से ज़्यादा ग्रंथ वो लिख चुके हैं। कथा साहित्य और समीक्षा के क्षेत्र में उनका विशेष महत्व रहा। बहता पानी उपन्यास क्रांतिकारी चरित्रों को लेकर उन्होंने कई सारे उपन्यास लिखे, जिसकी वजह से उन्हें खूब ख्याति हासिल हुई। क्रांतिकारी और लेखक मनमथ नाथ गुप्त का जन्म 7 फरवरी 1908 को वाराणसी में हुआ था। उनके पिता वीरेश्वर विराटनगर में एक स्कूल में हेडमास्टर थे, इसलिए मनमथ नाथ गुप्त ने भी 2 वर्ष वहीं शिक्षा प्राप्त की। बाद में वो वाराणसी आ गए। उस समय राजनीतिक वातावरण का प्रभाव उन पर पड़ा और साल 1921 में ब्रिटेन के युवराज के बहिष्कार का नोटिस बांटते हुए गिरफ्तार कर लिए गए और 3 महीनों की सज़ा भी उन्हें भोगनी पड़ी। वो एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने 13 साल की उम्र से ही स्वतंत्रता के आंदोलन में अपनी भागीदारी निभाई। बाद में वो रिपब्लिक एसोसिएशन में सक्रिय हो गए। कई बार उन पे मुकदमे चले और कई बार उन्हें आंदोलन के दौरान जेल यात्राओं का सामना करना पड़ा। 14 साल की उम्र से ही वो कारावास की सज़ा झेल रहे थे। क्रांतिकारियों द्वारा चलाए गए आज़ादी के आंदोलन को गति देने के लिए उन्होंने धन की तत्काल व्यवस्था की
और इसके लिए उन्होंने अंग्रेजी सरकार का खजाना तक लूट दिया।